नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट रिदम भक्ति गुप्ता अपने चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ और आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में एकदम सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों से एक नया टॉपिक शेयर करने आई हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ भारतीय न्यायालयों के प्रकार। जी, भारतीय जो न्यायालय हैं उनके प्रकार हैं, उनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमारा सबसे पहले इस श्रेणी में सबसे पहले सबसे ऊपर हमारा आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा मंदिर कहा जाता है, का मतलब हमारे न्याय का मंदिर अगर कहें तो गलत नहीं होगा ये कहना, क्योंकि ये सबसे हमारा जो हमारे कोर्ट के लिए सारे जितने भी कोर्ट्स जिसके अंडर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंडर आते हैं, इवन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी जिसके अंदर आता है, वो न्यायालय हमारा उच्चतम न्यायालय है। लेकिन आज से मतलब बहुत साल पहले, आज से मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसे बनाया गया था और इसको बनाया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। कई क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं कि हमारा उच्चतम न्यायालय कब बनाया गया था। तो आप लोगों को बता दूं कि 1 अक्टूबर 1937 को हमारा उच्चतम न्यायालय बना था, जिसे हम उस समय अंग्रेज़ों के काल में फेडरल कोड ऑफ इंडिया कहा गया था। लेकिन गणतंत्र होने के पश्चात हमारा जब देश गणतंत्र बना और गणतंत्र होने के पश्चात तो उसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया। तो हमारा जो सबसे पहले कानून का जो हमारा मंदिर कहा जाता है, न्याय का मंदिर कहा जाता है, वो उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे आते हैं राज्य स्तरीय उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट्स जो स्टेट के मतलब अकॉर्डिंग होते हैं, स्टेट अकॉर्डिंग होते हैं। हर स्टेट के अलग अलग जो हैं वो अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। और हमारे जो राज्य हैं, कुल 29 राज्य हैं भारत देश में, कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल 24 हमारे 24 जो हैं वो हमारे उच्च न्यायालय बने हुए हैं। और इन्हीं के अंतर्गत सारे और जो बचे हुए राज्य हैं उनको मर्ज किया गया है। हर राज्य में अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी राज्य में अलग अलग हों, क्योंकि आप समझ गए होंगे जब 29 राज्य हैं और के जो उच्च न्यायालय हैं वो 24 हैं, तो इसका मतलब है कि राज्य में मर्ज किया गया है। तो इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना भी भूल गई हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय, एक कहीं क्वेश्चन मैंने सुना था, पुटअप किया गया था कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो ध्येय वाक्य और लोगो क्या है। तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय है उसका ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्तो जया, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और इसके जो स्लोगन है उसमें पहले अशोक चक्र बना हुआ है, फिर अशोक की लाट है और उसके नीचे ये ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करे और ये चीज़ पूछे कि क्या ध्येय वाक्य है और क्या इसका मतलब चिन्ह है, तो आप ये बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो संविधान के अंतर्गत इसे भाग 5 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसकी धारा 124 से लेके 147 तक में हमारे पूरे उच्चतम न्यायालय के कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया कि किस प्रकार ये कार्य करता है। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे कितने न्यायाधीशों की बेंच होती है, कितने न्यायाधीशों की बेंच होती है। यहाँ पे कुल 30 न्यायाधीशों की बेंच होती है, जिसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस होता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है। और इन सभी की जो आयु सीमा होती है वो 65 वर्ष तक की होती है। 65 वर्ष के बाद ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट इनका हो जाता है और इनके स्थान पे अन्य अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन अपॉइंट करता है, तो इसका भी मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भारतीय कानून के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम कहाँ पे थे, हम लोग उच्चतम न्यायालय में थे, फिर हम आए
उच्च न्यायालय पहले यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स जो हैं वो राज्य स्तर पर होती हैं और कुल 24, जो मैंने आपको बताया था कि कुल 24 हमारी हाई कोर्ट्स हैं। तो अब इनके बाद 5 भागों में हमारे कोर्टों को डिवाइड किया गया है। पहला है महानगरीय स्तर पर न्यायालय, महानगरीय स्तर के अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं वो। फिर दूसरा है श्रम न्यायालय, फिर तीसरा है विशेषीकृत न्यायाधिकरण, फिर चौथा है हमारा परिवार न्यायालय, फिर पांचवा है हमारे जिला स्तर पर के अंतर्गत आने वाले न्यायालय। तो सबसे पहले हम आते हैं महानगरीय स्तर पर न्यायालय। महानगरीय स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उन्हें मेट्रोपॉलिटन न्यायालय यानी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कहा जाता है और इसके अंतर्गत आते हैं 2 प्रकार के न्यायालय और ये भी डिवाइड हैं। पहला होता है दीवानी न्यायालय और दूसरा होता है हमारा फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत जो है शहरी दीवानी न्यायालय आते हैं और फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत सत्र न्यायालय आते हैं। ये तो हो गया हमारा महानगरीय न्यायालय। अब हम आ गए श्रम न्यायालय। तो श्रम न्यायालय नॉर्मल लेबर कोर्ट होता है और ये यहाँ पे जितने भी श्रम से संबंधित या मजदूरी से संबंधित जो भी वाद होते हैं वो लाए जाते हैं। अब विशेषीकृत न्यायाधिकरण। अब आप सोच रहे होंगे विशेषीकृत न्यायाधिकरण क्या होते हैं, यानी कि स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या होती हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट वो अदालतें होती हैं जिनमें आंतरिक मामलों के निपटारे के लिए बनाई जाती हैं, मतलब आंतरिक मामलों के निपटारे के लिए बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये कहा जा सकता है कि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन जो न्यायालय हैं तो उन पे लोड ना पड़े, उन पे ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए जो हमारे उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उन्होंने एक विशेषीकृत न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल एक बनाया और उसके अंतर्गत भी कोर्ट रखे ताकि लोग अपना वाद वहाँ जाके अपना जो भी वाद है वो वहाँ जाके निपटा रहे। जैसे आयकर विभाग के लिए अलग है और राष्ट्रीय किसान लोगों के लिए अलग है, किराया नियंत्रण के लिए अलग है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अलग है। हर किसी के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बना दिए गए ताकि कोई भी एक जगह इकट्ठा ना हो जाए और एक ही जगह सारे वाद अगर मान लीजिए कि आपकी टेबल पे एक साथ कई सारी फाइलें रख दी जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी सॉल्व करूं और कौन सी ना सॉल्व करूं। तो इस बोझ को कम कर, इसी प्रकार अगर हम एक ही न्यायालय पे सारा बोझ डाल देंगे तो एक न्यायाधीश है या कोई भी मजिस्ट्रेट है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है, उस पर कन्फ्यूज़न आ जाएगी। तो उनको अच्छे से सॉल्व आउट किया जाए, इसलिए विशेषीकृत न्यायाधिकरण को बनाया गया। अब हमारे विशेषीकृत न्यायाधिकरण को भी डिवाइड कर दिया गया, जैसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो गए, आयकर न्यायाधिकरण हो गए, वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण हो गए, सहकारी न्यायाधिकरण हो गए, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण हो गया, हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हो गया। इसी तरह से बहुत सारे आते हैं। अभी जो मैंने आपको मेन बताए हैं कि ये होते हैं। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन कर दिया गया। अब आते हैं परिवार न्यायालय। तो परिवार न्यायालय तो नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पारिवारिक वाद उत्पन्न होता है, जहाँ पारिवारिक मामला उत्पन्न होता है तो वो हम परिवार न्यायालय में ले जाते हैं, परिवार न्यायालय के अंतर्गत ले जाते हैं। अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं तो उसमें आता है जिला सत्र न्यायालय। सुना होगा आपने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होता है वो हमारे जो मतलब पूरा जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके जो दोनों तरह के मामले होते हैं, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के जो मामले होते हैं जहाँ पे सुनवाई की जाती है उसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्या होता है, जहाँ पर दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई हो। दीवानी यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि दीवानी या मतलब होता है सिविल केसेस और फौजदारी मतलब होता है क्रिमिनल केसेस। तो
इन दोनों मामलों की जिस कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, जिस न्यायालय के अंतर्गत सुनवाई होती है, उसे जिला सत्र न्यायालय कहा जाता है। और जहाँ तक मैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही ऐसा ज़िला है जहाँ पे जिला और सत्र न्यायालय स्थापित है, वो है कानपुर, जहाँ मैं रहती हूँ। तो ये एक ऐसा मतलब यहाँ पे ही एक ऐसा न्यायालय बनाया गया है जहाँ पे दोनों प्रकार के कोर्ट चल रहे हैं। बाकी सब जगह जिला और सेशन कोर्ट अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही हैं। इसलिए दूर दूर गांव सुदूर के जहाँ तक हमारे ज़िले का प्रसार है, वहाँ के केसेस यहाँ आते हैं। अब आ जाते हैं, अब हमने आपको जिला सत्र न्यायालय बताया, अब हमने ये भी बता दिया कि दीवानी न्यायालय आते हैं और दीवानी केसेस होते हैं और फौजदारी केसेस होते हैं। तो दीवानी केसेस को चलाने के लिए दीवानी न्यायालय स्थापित किया जाएगा और फौजदारी केसेस को चलाने के लिए, फौजदारी मामलों को चलाने के लिए, यानी कि क्रिमिनल केसेस को चलाने के लिए हमारे फौजदारी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। तो ये दोनों डिवाइड हो गए। अब दीवानी न्यायालय आता है, उसके नीचे आता है हमारा जिला न्यायालय, फिर उसके नीचे आता है उप जिला न्यायालय, फिर उसके नीचे आता है मुख्य कनिष्ठ दीवानी न्यायाधीश न्यायालय, यानी कि प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट। तो इसको हम नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले आता है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, देन उसके बाद आता है सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन उसके बाद आता है हमारा सिविल कोर्ट। ओके, नाउ क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी तरफ फौजदारी न्यायालय में। फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट जो होती है वो भी ऐसे ही 3 भागों में विभाजित होती है, 3 भागों में विभाजित है। जैसे उसके नीचे आता है सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय, उसके नीचे आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसके नीचे आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो हम इस तरह से समझेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले आएगा फौजदारी न्यायालयों के अंतर्गत पहले आएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। फिर उसके बाद आएगा फिर उसके ऊपर आएंगे, तो उससे ऊपर जब जाएंगे तो आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो आएगा हमारा सेशन कोर्ट, और जो उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा फौजदारी न्यायालय। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोला करिए, अपने प्लीज़ डाउट क्लियर किया करिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो वो भी बोल दिया करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगी, और कहीं पे कोई कमी होगी तो उसे दूर करूँगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, और लाइक एंड शेयर, अगर आपको लगे लाइक एंड शेयर करने जैसा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलती हूँ, और अभी के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।